जाने जहां में खुश आमदीद आबे हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक और एपिसोड आ चुकी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें। हो गया? चलिए अब वीडियो को लाइक कर दें और अब शुरू करते हैं हम अपनी अगली एपिसोड। जनाब, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सालार सिब्ते अली के पास गया था, काफी ज्यादा परेशान हालत में उनके पास गया था और उसने अपने ज़मीर की भयानक हकीकत को बताया था कि वो कैसे सूद में धंस चुका था और उससे निकलना चाहकर भी उसके लिए निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और हमेशा की तरह सिब्ते अली की बातों ने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया था और जहाज पर कंशासा के सफर में उसने ये भी तय कर लिया था कि वो अपनी नौकरी से कमाए जाने वाले पैसे से अपने खानदान की कफालत नहीं करेगा। उनकी कफालत उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। वो किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स के लिए मदऊ तो होता रहा था और वहां से उसे मुआवजा भी दिया जाता रहा था। और उसे वर्ल्ड बैंक के नायब सदारत अब सिर्फ 2 ही चीजों के लिए चाहिए थी। वो कर्ज सर से उतार देता जो इबाका ने उसके लिए छोड़ा था, और वो कुछ मोहलत भी हासिल कर लेता। और वो चाहता था सूद से पाक पहले बैनुल-अक़वामी इस्लामी मालियाती इदारे की तश्कील। मकसद तो वाकई में बहुत बड़ा था और उसका दिमाग तो कहता था कि सब कुछ हो सकता है, नामुमकिन कुछ नहीं, लेकिन दिल कहता था कि बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं, और ज़मीर कहता था रास्ता है तो यही। और अल्लाह जिंदगी में पहली बार जैसे अल्लाह ने भी उस आजमाइश के लिए फैसला उस पर छोड़ दिया था। वो ये किस तरह से करेगा ये तो जानेंगे हम आने वाली एपिसोड्स में, लेकिन अगला सीन कुछ मुख्तलिफ सा है। उसका हाथ पकड़े वो उसे अब किसी रास्ते पर ले जाने लगा। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा। वो ठटक कर रुक गई। वो एक झील थी, छोटी सी झील जिसके किनारे पर वो थे। हल्की नीली रंगत की शफाफ पानी की एक झील जिसके पानी में वो रंग बिरंगी मछलियां तैरते हुए देख सकती थी, और उसकी तह पे बेशुमार रंगों के मोती, पत्थर, सीपियां। झील के पानी पर आबी परिंदे तैर रहे थे, खूबसूरत राजहंस। झील के चारों अतराफ फूल थे और बहुत से फूल झील के पानी तक चले गए थे। कुछ पानी की सतह पर भी तैर रहे थे, मगर उसके कदमों को उनमें से किसी चीज ने नहीं रोका था, बल्कि उसके कदमों को रोकने वाली शय झील के किनारे पर मौजूद लकड़ी की वो खूबसूरत छोटी सी कश्ती थी जो पानी में हलकोरे ले रही थी। उसने बेख्तियार खिलखिलाकर उसे देखा। वो अपना हाथ छुड़ाकर बच्चों की तरह भागती हुई कश्ती की तरफ गई और उसके पीछे लिपका। उसके करीब पहुंचने पर कश्ती पानी से कुछ बाहर आ गई और वो बड़ी आसानी से उसमें सवार हो गई। उसे लगा वो कश्ती संदल की लकड़ी से बनी थी, खुशबूदार संदल से। उसके साथ आकर बैठ गया। हवा का एक तेज झोंका कश्ती को पानी में ले गया। दोनों बेख्तियार हंसे। कश्ती अब झील के दूसरे किनारे की तरफ सफर कर रही थी। उसने झुककर पानी में तैरता हुआ कमल का फूल पकड़ लिया और फिर उसी एहतियात के साथ उसे छोड़ दिया। उसने दूसरी तरफ झुककर अपने दोनों हाथों के प्याले में झील का पानी एक छोटी सी रंगीन मछली समेत लिया और उसके सामने कर दिया। उसके हाथों के प्याले में हरकत करती मछली को देखकर वो हंसी। फिर उसने उस मछली को हाथ से पकड़ा और पानी में उछाल दिया। वो दोनों झुककर उसे देखते रहे। पानी पर तैरता एक हंस कश्ती के पास आ गया और फिर दूसरा और फिर तीसरा। वो कश्ती के गिर्द अब जैसे एक दायरा सा बनाकर तैर रहे थे, यूं जैसे उनका इस्तकबाल कर रहे थे। वो पास से तैर कर गुजरते हर हंस को वो अपने हाथों से छूती खिलखिला रही थी। फिर एकदम उसने झील के पानी पर कमल के फूलों की कतारों को हरकत करते देखा। वो झील के पानी पर तैरते अब रक्स कर रहे थे, इधर से उधर जाते, खूबसूरत शक्लें बनाते, पास आते, दूर जाते, फिर पास आते, यूं जैसे वो एकदम हंसों की तरह जिंदा हो गए थे। झील के नीले पानी पर वो सफेद कमल अपने सबसे खूबसूरत पत्तों के साथ होने वाली मुसलसल हरकत से पानी में इर्तियाश पैदा कर रहे थे। वो बेखुद हो रही थी या बेख्तियार, वो भी समझ नहीं पा रही थी। समझना अब जरूरी था भी नहीं। झील के नीले पानी पर रक्स करते लातादाद खूबसूरत फूलों के बीच उसने यकदम किसी अक्स को नमूदार होते देखा। कश्ती में बैठे बैठे वो चौंक कर मुड़ी और फिर वो बेसाख्ता खड़ी हो गई। कश्ती दूसरे किनारे के पास आ गई थी और वहां कुछ था। इमामा हड़बड़ा कर उठी थी गहरी नींद से।
اس نے اپنی کلائی پر کسی کا لمس محسوس کیا تھا۔ خواب آور دوا کے زیر اثر اسے ایک لمحے کے لیے کمرے کی مدھم روشنی میں یوں لگا وہ خواب سے کسی دوسرے خواب میں آئی تھی، اور سالار اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، بے حد قریب، بستر پر دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پتہ نہیں نیند ٹوٹی تھی یا خواب، لیکن وہ خواب آور دوا کے زیر اثر ہوتے ہوئے بھی یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے لگی تو سالار نے اسے روکا۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے امامہ۔ تو کیا تم واقعی آ گئے ہو؟ امامہ کو اب بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا، اور وہ دھیرے سے ہنسا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ آ جاؤں گا، لیکن یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کب آؤ گے، اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بس میں نے سوچا تمہاری نیند خراب ہوگی اس لیے۔ وہ مدھم آواز میں بات کر رہا تھا، اور دوسرے بستر پر جبریل اور انایا تھے جو گہری نیند میں تھے، اور صوفے پر ہیڈی تھی جو کچھ دیر پہلے سالار کے آنے پر دروازہ کھلنے کی آواز سے جاگ گئی تھی، اور سالار کے ساتھ کچھ غیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر کنشاسا پہنچا تھا اور ایئرپورٹ پر رکے بغیر وہاں آ گیا تھا۔ شہر میں حالات اب نارمل ہو رہے تھے، فوج اور حکومت امن بحال کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امامہ نے سالار کے چہرے کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اور آنکھیں سرخ اور یوں سوجی ہوئی تھیں، یوں جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ کچھ نہیں، بس اتنے دن گھر سے دور رہا تو شاید اس لیے۔ پھر سالار نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر کہا، اور امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے یکدم اپنا خواب یاد آیا۔ سالار تمہیں پتہ ہے ابھی میں خواب میں کیا دیکھ رہی تھی؟ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ میں نے خواب میں ایک گھر دیکھا جھیل کنارے، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے تھے، اور ایک کشتی میں بٹھایا تھا تم نے مجھے۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ جو گھر اس نے امریکہ میں اس کے لیے مورگیج کیا تھا وہ سمندر کے ایک جھیل نما ٹکڑے کے کنارے تھا۔ اس نے ابھی تک امامہ کو اس گھر کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اس کی اگلی سالگرہ پر، لیکن اب وہ بیٹھے بٹھائے اسے جھیل کنارے ایک گھر کا قصہ سنا رہی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے جس جھیل کے کنارے وہ گھر تھا، وہ جھیل بے پناہ خوبصورت تھی، سفید کنول کے پھولوں سے بھری ہوئی نیلے پانی کی جھیل، جس میں ہر طرف راج ہنس تیر رہے تھے، اور پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں بھی تھیں، اور کشتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے خود بخود چل رہی تھی، اور جھیل کے کنارے پھولوں بھری جھاڑیاں تھیں، رنگ رنگ کے پھول سبزے کی طرح پھیلے ہوئے تھے، اور پھول ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ سالار بس سنی جا رہا تھا، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ جس جھیل کے کنارے اس نے گھر خریدا تھا وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس کے گرد بھی پھول تھے، آبی پرندے اور راج ہنس بھی، اور کنول کے پھول بھی، اور اس جھیل کے کنارے جتنے گھر تھے ان سب کی کشتیاں بھی اس پانی میں رہتی تھیں۔ بس فرق یہ تھا کہ ان میں سے کوئی لکڑی کی چپو والی کشتی نہیں تھی جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے محسوس ہوا کہ شاید امامہ کو اس گھر کا پتہ چل گیا ہے، شاید اس نے اس کے لیپ ٹاپ میں اس گھر کی تصویریں دیکھ لی تھیں، اور اب وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر ایسا بھی تھا تو اس نے کب لیپ ٹاپ دیکھا تھا؟ پچھلے کئی دنوں میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا لیپ ٹاپ اس کے پاس تھا، اور اگر یہ اس سے پہلے ہوا تھا تو پھر وہ اس وقت ان حالات میں وہ خواب کیوں سنا رہی تھی؟ وہ الجھا تھا، اور بہت بری طرح سے الجھا تھا، اور پھر وہ قریدے بغیر نہیں رہ سکا اور کہنے لگا، کافی خوبصورت بتا رہی ہو یہ تو تم۔ اچھا یہ بتاؤ گھر کیسا تھا؟ بالکل شیشے کا، اور سالار کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اس کا مورگیج کیا ہوا گھر بھی شیشے ہی کے تھا، لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ شیشے کا تھا لیکن اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں کشتی سے اتر کر گھر کے اندر جانا چاہتی تھی، تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی، یوں جیسے اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، اور سالار پلکیں جھپکے بغیر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ گھر ویسا گھر تھا جسے میں ہمیشہ بنانا چاہتی تھی، جسے میں اپنے اسکیچز میں اسکیچ کرتی رہتی تھی۔ وہی جھیل، وہی سبزہ، وہی شیشے کا گھر، اور ہر طرف پھول۔ وہ جیسے ابھی تک کسی خمار میں تھی۔
सालार भी गंग था और उसने भी उस घर को मॉर्गेज करते हुए सारी चीजें ढूंढी थी जो वो अपने स्केच में डिजाइन करती थी। अगर वो खेल था तो वो बेहतरीन खेल रही थी, और अगर वो खेल नहीं था तो ये काफी शॉकिंग था सालार के लिए। अच्छा सालार, तुमने कभी जिंदगी में कोई झील देखी है ऐसी जैसे मैं तुम्हें अभी बता रही हूं? सवाल अचानक आया था और अजीबो गरीब था। मैंने वो चौंका। मैंने कैसे? उसने जहन पर जोर दिया और फिर एक झमाके के साथ उसे याद आया था कि उसने वो झील ख्वाब में देखी थी। उस रात जब वो इमामा को घर लेकर आया था तो उसने ख्वाब में खुद को किसी हसीन और खूबसूरत वादी में इमामा के इंतजार में पाया था, और फिर इमामा आ भी गई थी। और फिर उस वादी की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हुए वो उसे वादी से एक झील और कश्ती तक ले गया था। उस झील का नक्शा वैसे ही था जैसा वो बता रही थी। फूल, सब्जा, नीला पानी, राजहंस, कमल के फूल और लकड़ी की चप्पू वाली संदलीन कश्ती। तभी सालार के जिस्म में कपकपाहट होने लगी थी। वो अगर पजल था तो उसके 2 टुकड़े अजीब अंदाज में जुड़े थे। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा कि मैंने ख्वाब में कभी कोई झील देखी है? उसने ससराती आवाज में इमामा से पूछा। इसलिए क्योंकि तुम्हें याद है हरम पाक के बारे में देखा जाने वाला वो ख्वाब जिसका एक हिस्सा मैंने देखा था, तो एक हिस्सा तुमने भी देखा था ना, और एक ही रात। वो उसे अजीब चीजें याद दिलाने बैठ गई थी। तो तभी मैंने सोचा शायद ये भी वैसे ही कोई ख्वाब हो, शायद वो घर तुम अंदर से देख चुके हो जो मुझे नजर नहीं आया। वो बच्चों जैसे इश्तियाक के साथ उसका चेहरा देख रही थी, यूं जैसे वो कहेगा हाँ मैं उस घर को अंदर से देख चुका हूं। सालार किसी बुत की तरह बस उसका चेहरा देखता रहा। यकीनन इस ख्वाब के 2 ही हिस्से थे, लेकिन वो इमामा से पिछले हिस्से का गवाह था। वो उस वादी को देख चुका था जहां वो झील थी, पर उस झील को उसने दूर से देखा था, किनारे से जिसे इमामा ने पार किया था, और झील के पार जो घर था उस तक वो दोनों ही नहीं पहुंचे थे। उसने घर की झलक भी नहीं देखी थी, और इमामा ने झलक देखी थी पर अंदर नहीं झांक पाई थी। वो ख्वाब दोनों ने पहले वाले ख्वाब की तरह एक रात में तो नहीं देखा था। सालार ने वो रुखसती की पहली रात इमामा को घर लाने पर, और इमामा ने तकरीबन 6 साल बाद वो ख्वाब देखा था। बिल्कुल जब ये नॉवेल शुरू हुआ था तो इस नॉवेल की इब्तिदा में आप लोगों ने देखा था कि उसने कोई सफेद जोड़ा पहना हुआ था और वो किसी वादी में घूम रहे थे, और एक बहुत खूबसूरत सा सीन पहली एपिसोड में बयान किया गया था। वो ख्वाब था जो सालार ने देखा था, और अब इमामा ने तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद वही ख्वाब देखा, उसी तरह का। सालार दम बखुद बैठा बस इमामा को देखे ही जा रहा था, और इमामा को उसकी नजरें बेहद अजीब लगी और वह कहने लगी, इस तरह से क्यों देख रहे हो सालार? उसने इमामा से नजरें हटा ली। वो उसे यह नहीं बता सका कि वो कंशासा आने से पहले डॉक्टर सिप्ते अली से मिलकर वॉशिंगटन आने के बाद उस घर की मॉर्गेज कैंसिल करवा चुका था। इमामा के ख्वाबों का घर उसके हाथ से जा चुका था। एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए उसे अजीब पछतावा और रंज हुआ उस मॉर्गेज की कैंसिलेशन पर। एक लम्हे के लिए उसे यह ख्याल भी आया था कि उस घर को वापस हासिल कर ले, फौरी तौर पर अमेरिका बात करके। वो इस वक्त जिस पोजीशन में था वो ये कर सकता था, मगर दूसरे लम्हे उसने अपने जहन को झटका था। ये सिर्फ CIA नहीं थी जो उसके लिए जाल बिछा रही थी, शैतान भी वही था। उसके बंदों को अपने बंदों में बदलने के लिए कमर बस्ता। तभी उसने अपना ध्यान पटाते हुए कहा, अच्छा बताओ हमीन कैसा है? वो यकदम बात वहीं की वहीं छोड़कर हमीन के इंक्यूबेटर की तरफ आ गया। शैतान ने अफसोस से हाथ मले क्योंकि सालार ने उसे मात दे दी थी। वो बात छोड़कर कैसे उठ खड़ा हुआ था, वो बर्क की तरह आया था और पल भर में गायब हुआ। बस वसवसा और वहम डालना था और वो डाल गया था। बिल्कुल ठीक है, देखो सो रहा है, इमामा ने वही तकिए से टेक लगाए हुए कहा। सालार ने इंक्यूबेटर खोलकर पहली बार मोहम्मद हमीन को गोद में लिया था। सारी मेडिकल एहतियातों की नफी करते हुए उसने नम आंखों के साथ उसे झुके झुके सीने से लगाया और चूमा। वो कमजोर बच्चा बाप के लम्स पर कसमसाया, फिर उसने अपनी आंखें खोली। स्याह मोटी गोल आंखें जो उस नहीफो नजार वजूद पर अजीबो गरीब लग रही थी। उसने आंखें खोलते ही बाप को देखा था।
और पलकें झपकाए बगैर वो उसे देखता रहा। सालार भी होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा और फिर उसके माथे पर चंद बल आए थे। नाक ऊपर चढ़ी और फिर हमीन ने पूरी कुव्वत से गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी बारीक और इतनी तेज थी कि चंद लम्हों के लिए सालार हक्का बक्का रह गया था कि इसके नन्हे वजूद के अंदर इस तरह गला फाड़कर रोने के लिए जान कहां से आई थी। जिब्रील और अनाया उसकी आवाज पर बेख्तियार हड़बड़ा कर उठे थे। हमीन जब भी रोता था उसी तरह अचानक और इसी वॉल्यूम पर रोता था। हेडी एकदम अंदर आ गई थी और सालार हमीन को वापस इंक्यूबेटर में रखने की जद्दोजहद में मसरूफ था। लेकिन वो 1 हफ्ते का बच्चा एक बार इंक्यूबेटर से निकलने के बाद दोबारा अंदर ना जाने के लिए जिस हद तक जद्दोजहद कर सकता था कर रहा था। उसका अगर बस चलता तो अपने हाथों की पुश सीने, नाक और जिस्म के हर हिस्से पर लगी नालियों और तारों को खींचकर उतार देता। वो उनमें से किसी चीज को तो नहीं उतार सका, मगर वो हल्का सा डायपर उसके जिस्म के मुसलसल झटकों से एकदम खुल गया था। सिर्फ रस्मन ही उसे बांधा गया था। डायपर के अलावा हमीन के जिस्म पर जगह जगह लगी तारों और नलकियों के अलावा और कुछ नहीं था। वो एकदम ही टार्जन के बच्चे जैसे हुलिये में आ गया था। बिस्तर से छलांग लगाकर बाप की तरफ भागते जिब्रील ने अपने छोटे भाई के इस दिलेराना इकदाम पर बेख्तियार चीख मारकर आंखों पर हाथ रखा था। बाबा, बेबी इज नेकेड। उसने जैसे बेयकीनी से आंखों की हथेलियों से ढांपने का ऐलान किया। वो आंखें बंद न कर लेता तो बेशर्मी के अगले मुजाहिरे पर यकीनन पत्थर का हो जाता, क्योंकि बेबी उसी तरह गला फाड़ फाड़ कर रोते हुए डायपर से निजात हासिल करने के बाद अब इस पानी से भी फरागत हासिल कर चुका था जो ट्यूब्स के जरिए उसके अंदर मुंतकिल किया जा रहा था। हमीन हेडी को थमाते हुए सालार बेयकीनी से अपनी भीगी हुई शर्ट को देख रहा था। यह कारनामा उसके पहले 2 बच्चे कभी नहीं कर सके थे। और इमामा उसकी हालत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए अपने रोते हुए बेटी की तरफ मतवज्जा अपने बिस्तर से बेकरारी के आलम में उतरी और कहने लगी, पता नहीं तुमने कैसे उसे पकड़ा, कितने सख्त हाथ लगाए उसे कि वो इस तरह से रो रहा है। हेडी, जाओ तुम लेडी डॉक्टर को बुलाओ, बल्कि से मुझे दो, मैं खुद ही आ जाती हूँ। बाबा, कैन आई ओपन माई आईज? जिब्रील अंधों की तरह हाथ फैलाए बाप को ढूंढते लड़खड़ाते कदमों से आंखें बंद किए सालार की तरफ आ रहा था। अनाया एक बार हड़बड़ाकर जागने पर सालार की तरफ मतवज्जा हुए बगैर दोबारा सो चुकी थी। सालार ने जिब्रील के फैले हाथों की तरफ हाथ बढ़ाया, हमेशा की तरह जमीन पर पंजों के बल बैठते हुए। ये वो जिंदगी और दुनिया थी जो उसके हाथों से फिसलते फिसलते रह गई थी। उसकी उंगली के पोरों तक जाकर वापस पलटी थी ये जिंदगी। ये आवाजें, उसका खानदान, वो कमरा, उसमें मौजूद 2 नन्हे मुन्ने वजूद जो उसके वजूद की तकमील करते थे। यस बेटा, यू कैन, उसने उसी तरह जिब्रील को खुद से लिपटाए हुए भर्राई हुई आवाज में कहा। और जिब्रील ने आंखें खोलकर सबसे पहले चोर नजरों से हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इंक्यूबेटर को देखा, जहां अब हमीन, हेडी और इमामा के वजूद के पीछे छुप चुका था। Why are you crying, बाबा? बाप की तरफ मतवज्जा होते उसने पहली नजर में ही उसकी आंखों में आंसू देखे थे और उसके जुमले ने इमामा को भी पलट कर देखने पर मजबूर कर दिया था। सालार की पुश्त अब उसकी तरफ थी और वो जिब्रील को लिपटाए चूमे जा रहा था। ये जिंदगी उसके हाथों से निकलते निकलते वापस आई थी। कैसे ना होता वो रंजीदा। और साथ ही ये सीन हुआ खत्म।